बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सेवा और समर्पण के 21 साल। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे सीधे गुजरात के अहमदाबाद का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून महीने में गुजरात में कई विकास परियोजनाओं के साथ गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का उद्घाटन किया था। इसके बनने के बाद यात्रियों को बड़े पैमाने पर सुविधाएं मिली हैं और इसी को लेकर डीडी न्यूज ने यात्रियों से उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को जानने की कोशिश की है। मैं पोरबंदर से नॉर्मली अहमदाबाद के लिए जब आती हूँ तो वहाँ पे जो आरपीएफ की लेडीज़ हैं वो रहती हैं, इवन पूछती भी रहती हैं कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा ज़रूर मैडम। और उनका एक नंबर दिया हुआ 139, तो उस पर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको बताइए तो वो मिल जाती है, मतलब सारी हेल्प के लिए तैयार रहती है। तो रेलवे की बहुत सारी सुविधाएँ आजकल देने लग गया है, खासकर महिलाओं के लिए जो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे आते ही फिर आप देखेंगे कि लिफ्ट वगैरह अच्छे से सब वर्क कर रहे हैं और वेटिंग हॉल में साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। रेगुलरली यहाँ पे काम करते हैं लोग, क्लीनिंग का काम अच्छे से होता है और स्टाफ यहाँ पे अच्छा है। पहले से अब तक रेलवे का काफ़ी सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। नॉर्मली आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं किसी भी रेलवे स्टेशन पे, अभी एस्केलेटर आ गए हैं, लिफ्ट आ गए हैं। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज करने में वो दिक्कत नहीं आती है। आपका लगेज भी, अगर आप हैवी लगेज कैरी कर रहे हैं तो अब वो इतना बड़ा काम नहीं है, आप सीधा एस्केलेटर ले सकते हैं या और भी अच्छा आप लिफ्ट ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड एज में, आपके पेरेंट्स, सीनियर सिटीज़न वगैरह सब लिफ्ट ले सकते हैं, एस्केलेटर, तो ये सब बहुत ईजी हो चुका है। मैं अहमदाबाद पिछले 10-12 साल से रेगुलर आ रहा हूँ और मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी में काम करता हूँ। और मैं पिछले 10-12 साल से जब से यहाँ आ रहा हूँ और मैं अहमदाबाद में देख रहा हूँ काफ़ी फ़र्क है। इसके रेलवे स्टेशंस में काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद 9 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और 9 में से सभी के सभी प्लेटफॉर्म में अभी एस्केलेटर लग गया है, लिफ्ट लग गई है। रेलवे का इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है, अच्छा खासा मेंटेन चल रहा है। और सबसे बड़ा बात जो है, बीच में जो आफ्टर कोविड हम लोग जो सर्वाइव करने के बाद काम बैक किए हैं, तो काम बैक करने काबिल तारीफ काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी रिकवरी हो गया है। गुजरात तो अभी पूरा इंडिया का मॉडल सिटी है, तो मैंने गुजरात में जो एक्सपेक्टेशन था आफ्टर एंट्री एट गुजरात, उतना एक्सपेक्टेशन मेरा फुल हो गया है। प्लेटफॉर्म भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। यहाँ का जो हॉस्पिटलाइज है, व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे सामने देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल है और कैंटीन फैसिलिटीज़ वेरी गुड। और गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाकों में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं। स्थानीय लोगों ने केवड़िया को ये सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। जब स्टैच्यू नहीं था तब मैं घर काम करती थी और खेती में काम करती थी। स्टैच्यू आने के बाद ये एकता नर्सरी बनी और एकता नर्सरी बनने के बाद हमने अलग अलग तालीम ली और तालीम लेने के बाद यहाँ पे हम अभी सोप की तालीम लेने के बाद ये सोप बनाने का काम करते हैं यहाँ पे। इसमें से हमें जो आमदनी होती है उसमें से हमारा घर भी चलता है और स्टैच्यू बनने के बाद हमें अच्छी रोजगारी मिली। हमारी अच्छी रोजगारी मिल रही है हमको, और जो हमारी सैलरी जो मिलती है इसमें से हम कुछ लाने करने में, घर में जो ज़रूरत है और लड़के को पढ़ाने में, और बीमार हो गए हैं तब भी हमको किसी के सामने हाथ लंबाना नहीं पड़ता। यहाँ जो मोदी साहब ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास लोगों का रोजगारी मिली है, इसलिए मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी आमदनी बढ़ी है, पहले से मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ नर्मदा जिला में बना है। मेरी आमदनी अच्छी होने के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से करता हूँ। जब से नर्मदा डैम चालू था तब से मेरी दुकान यहाँ पे है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना उसके बाद डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ थोड़ा रोज़गार बढ़ गया है। पहले कम लोग आते थे, अभी पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया, तो अब क्या है, सब लोग बाहर से भी बहुत घूमने आते हैं, सब लोग देखने आते हैं, पब्लिक ज़्यादा आ रही है अभी, तो सबका रोज़गार चल रहा है।
और वहीं अहमदाबाद के मोटेरा में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है। स्टेडियम में 1,32,000 से भी अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम में बहुत सारी विश्वस्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। पहले जो फैसिलिटीज़ अभी है वो पहले नहीं थी। अभी नया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1 लाख की कैपेसिटी है। पहले इट वाज अराउंड 50 to 60,000 कैपेसिटी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वर्ल्ड क्लास का है। और एथलीट्स के लिए भी जो फैसिलिटी है, उधर जिम रूम है, उधर रिक्रिएशन रूम है, स्विमिंग पूल है। तो अहमदाबाद को स्पोर्ट्स हब, स्पोर्ट्स सिटी बनाने की जो पहल है वो बहुत सक्सेस हुई है ये स्टेडियम के द्वारा। तो उधर पहले स्टेडियम में आने के लिए भी पहले बहुत ट्रैफिक था, लेकिन वो भी इशू अभी सॉल्व हो गया है। उधर जाने के लिए मेट्रो की भी व्यवस्था हो गई है। तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि सरकार स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत से अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। अभी अहमदाबाद में जो पहले मोटेरा स्टेडियम था उसका जो नामकरण बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसकी रंग रूप जो बदल के इतना बड़ा स्टेडियम जो हमारे अहमदाबाद में बना है, उसके लिए हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जैसे वहाँ पे पहले 50,000 लोग देख सकते थे, अब साथ में 1,20,000 लोग देख सकते हैं। तो वो देखने का वहाँ पर माहौल, स्पोर्ट्स में सब बच्चों के लिए जो भी प्रिपरेशन बहुत ही अलग तरह की है। वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स है, अलग अलग गेम के प्रैक्टिस पिचेस है, स्विमिंग पूल है, पूरा स्पोर्ट्स टेम्पल खड़ा किया है। तो वो बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उपलब्धि है। तो हम चाहेंगे कि मोदी सरकार और उनकी तरफ से आगे ऐसे ही नए नए कॉम्प्लेक्सेस बनते रहे, स्पोर्ट्स को इतना आगे बढ़ावा मिले। जो पहले कम कैपेसिटी होती थी वो स्टेडियम की, आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी विशाल मात्रा में कैपेसिटी है वहाँ पे। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड अहमदाबाद गुजरात में, और पूरे वर्ल्ड में गुजरात का नाम बहुत ही आगे आया है। और गुजरात साइंस सिटी देश का लोकप्रिय साइंस पर्यटन केंद्र बन चुका है। साइंस सिटी में आम आदमी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ प्रदान करने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दूरदर्शन ने वहां आए लोगों से खास बात की है। आप देखो तो साइंस सिटी में अभी बहुत सारा विकास हुआ है। अलग अलग नए नए रूप रंग में साइंस सिटी में बदलाव आए हैं। आज हमारे बच्चों ने गुजरात सरकार के दूरवर्ती शिक्षण के माध्यम से फ्री प्रवास का आयोजन किया था। इसका सब खर्चा सरकार ने खुद उठाया है। बच्चों को केवल जानकारी मिले, उसका मनोरंजन हो, साइंस के प्रति लगाव बढ़े, इसके लिए आज हमारे स्कूल ने यहाँ एक बढ़िया विजिट का आयोजन किया था और सब बच्चों ने बहुत आनंद उठाया। मोदी जी की वजह से उनके द्वारा फ्री में बच्चों को साइंस सिटी देखने का मौका मिला है। सुबह से हम आए हैं, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। हमने बहुत सारे यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे देखे। बच्चों के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जिसकी वजह से आज वो रात को भी अगर सोएंगे ना तो उनको मन में ऐसे ख्याल आएगा कि जैसे कि वो अर्थक्वेक में बैठे हैं, वो राइड्स में बैठे हैं। और गांव के बच्चों के लिए वो अच्छा अनुभव था। टीवी में देखा था कि हाँ एक्वेटिक गैलरी है, रोबोटिक्स गैलरी है, रोबो डांस करता है, रोबो लेके आता है, बट यहाँ पे देख के ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, वाओ, इट्स लाइक सो नाइस। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑनरेबल द देन चीफ मिनिस्टर एंड अभी जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इनका जो विजन था वो विजन को आज हम लोगों को देखने के लिए हमको मौका मिला है। क्योंकि ये 20 साल के अंदर में जो साइंस सिटी हुआ इसमें काफ़ी फर्क हो गया। एक तो गुजरात में जो विज्ञान शिक्षण, इनका रिसर्च इनोवेशन के ऊपर में जो एक था क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर टाइप का स्टेट था, वहाँ पे काफ़ी कम लोग विज्ञान एजुकेशन में आते हैं एंड इससे कम लोग विज्ञान के लिए आता है। आज हमको गर्व लगता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीधाम को विकास के रास्ते पर, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उनके लगातार प्रयासों से वहां के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव भी सामने आया है। मोदी साहब गुजरात के सीएम थे, उसी टाइम पे हमारा टिम्बर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेंट्रल डेवलपमेंट कमेटी में हमने 5 साल तक जो सपोर्ट दिया और पूरा इंडिया में कहीं जो 100 मिल लाइसेंस, प्राइवेट लाइसेंस नहीं मिल रहे थे, तो टिम्बर जोन डिक्लेयर करके कंडला और मुंद्रा
दोनों पोर्ट से आज लाखों मीटर जो माल इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे सीएम साहब की मेहनत और उनका जो योगदान रहा था उनके हिसाब से हमारी टिम्बर इंडस्ट्री जो उसके बहुत बहुत आभारी है। गांधीधाम में जितने भी उद्योग है, जैसे कि नमक का उद्योग हुआ, लाकड़ा उद्योग हुआ, केमिकल उद्योग हुआ, कपड़े का हुआ, सब में आज इतने अलग अलग प्रांत के सब प्राय करके हर प्रांत के आदमी यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से शांति से रहते हुए व्यवसाय कर रहे हैं। अंबेडकर भवन का जो कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया। आज इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर गुजरात में दूसरे नंबर का जो कन्वेंशन सेंटर है उसकी वजह से आज हमें गांधीधाम वासियों को एक गौरव की बात हमारे लिए कि इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर मोदी साहब ने हमको एक उपहार के रूप में दिया है। कांडला को कांडला जोन बिजनेस टिम्बर जोन बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो मोदी आदरणीय मोदी साहब का रहा है। कि गांधीधाम एक छोटी सी सिटी है लेकिन कच्छ और गांधीधाम जो दोनों ही हमारे महिला सुरक्षा को लेकर के कहिए, रोजगार को लेकर के कहिए, तो उनकी वजह से ये इतना ज़्यादा सुरक्षित संभव हो पाया है कि हम महिलाएं यहाँ बहुत सेफ महसूस करती हैं। तो हमने देखा सहला कि किस तरह से वहाँ के गुजरात के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो 1-2 साल नहीं बीते 13 साल तक वहाँ पे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है और उसके बाद 8 साल से बीते 8 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो किस तरह से गुजरात के लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, चाहे वो केवड़िया की बात हो या फिर जो रेलवे स्टेशन है उसकी बात हो या फिर स्टेडियम की बात हो, इन तमाम चीज़ों के बनने से वहाँ के लोग काफ़ी खुश और काफ़ी सशक्त नज़र आ रहे हैं। और चाहे वो मुख्यमंत्री रहने के दौरान हो असीम या फिर प्रधानमंत्री रहने के दौरान, जितना कोशिश प्रधानमंत्री की रही है आम जन तक चीज़ों को सुलभ बनाने की, वो देखने वाली है। मेघना हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से, जो कि एक हेल्थ कैंप के बाहर मौजूद है। मेघना, हम स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आम जन तक कैसे स्वास्थ्य सस्ता और सुलभ पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत है। और आप वहां हेल्थ कैंप में हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। पार्टनर के रूप में दिव्य भास्कर, फूड पार्टनर के रूप में मोहन सिंह राजपुरोहित और उसके साथ जी देखिए शहला, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई जगहों पर रक्तदान शिविर हो, वृक्षारोपण हो, कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अहम बात यह है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। रक्तदान शिविर काफी बड़ा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है जो यहाँ पर चलाया जाएगा। और ऐसे कई कैंप्स विदेशों में भी लगाए गए हैं, जो खासकर आज के दिन जो लोग ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं, जो लोग एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खासकर एक तरीके से अपना जो पार्टिसिपेशन है उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, वो कई जगहों पर जाकर ब्लड डोनेशन कर सक रहे हैं। उसके साथ ही कई जगहों पर जो हेल्थ चेकअप के कैंप्स हैं, अलग लैब चेकअप्स हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अभी हमने जिस तरीके से देखा, कई ऐसे विषयों पर जिस तरीके से गुजरात के लोगों ने अपने प्रतिभाव एक तरीके से व्यक्त किए हैं। साइंस सिटी की बात हो, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी की बात हो, हम जानते हैं हाल ही में अहमदाबाद में इन स्पेस का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अभी कुछ ही दिनों पहले अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था। तो और जैसे हम जानते हैं कि रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में, किसी ने शायद पहले कई सालों पहले शायद रिवर फ्रंट का सपना भी नहीं देखा होगा। तो कैसे कैसे गुजरात ने और खासकर अहमदाबाद ने भी किस तरीके से प्रगति की है, वो साफ तौर पर जमीनी स्तर पर नजर आता है और जो साफ तौर पर लोगों के प्रतिभाव में भी झलकता है। केवड़िया की बात हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार पहुँचाने की बात हो, उसमें भी किस तरीके से एक ट्राइबल इलाके को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन किस तरीके से बनाया गया है, वो भी एक बहुत अहम चीज है जो केवड़िया में, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, एकता नगर में साफ तौर पर नजर आती है। मेघना, आप तो कई वर्षों से गुजरात में रहे और हम जानते हैं कि भारत के कुछ गिने चुने स्टेट्स की बात की जाए जो कि डेवलप्ड स्टेट है,
जहां की एसजीडीपी बहुत अच्छी है दूसरे बाकी स्टेट्स की अपेक्षा, वो राज्य गुजरात है। मेरा सवाल कि आपने बहुत सारी अहम बातें कही, लेकिन उसमें से अभी हमने देखा कि किस तरह से विकास के रास्ते पर गुजरात और भी आगे बढ़ सके और उसका फायदा कहीं ना कहीं देश को भी है। हमने देखा कि पिछले दिनों भारत और ताइवान की जो एक कंपनी है उसके बीच में एक समझौता हुआ है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया जाएगा गुजरात की जमीन पर। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैसे देखते हैं जो विजन है प्रधानमंत्री के तौर पर, और चूंकि वो गुजरात से भी संबंध रखते हैं, कैसे देखा जाए इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल असीम, ये बहुत अहम चीज़ है कि किस तरीके से गुजरात को एक ल्यूक्रेटिव हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉर फॉरेन कंपनीज जो भारत में आए, खासकर गुजरात को चुने। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही सुनिश्चित किया था। हम जानते हैं असीम, आप और हम सबने देखा किस तरीके से सुजुकी ने अपने 40 साल सेलिब्रेट किए भारत में, और जिस तरीके से गुजरात में सुजुकी की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो एक मिनी जापान बनाना चाहते हैं गुजरात में। तो किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज को हैंड होल्डिंग की जाए, उनको किस तरीके से उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात हो या उनके जितने यूनिट्स हैं उनको गुजरात में लाया जाए, उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर भी खास तौर पर फोकस किया। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात समिट भी है। किस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात समिट में हमने देखा कितने पिछले कई सालों से हर 2 साल में एक बार ये समिट होता है। कुछ समय से ये समिट कोरोना के कारण, कोरोना काल के दौरान नहीं हो पाया था, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात समिट के द्वारा कई ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े सीईओ, बड़े स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा गति मिली है। यहाँ गुजरात में स्टार्टअप यूनिवर्सिटी है, गुजरात में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम पहले से ही काफी ज्यादा फ्लरिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही इस इकोसिस्टम को और फ्लरिश करने में कराने में ध्यान दिया था। अगर हम देखें तो गुजरात में भी स्टार्टअप्स का जो एक कह सकते हैं स्टार्टअप्स के आगे आने का रेट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। गुजरात के स्टार्टअप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात में जो बाहर के बिजनेसेस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर काफी लंबे समय से टिके हुए हैं। और चूंकि इसे एक ऐसा अहम इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे पोर्ट्रे किया गया, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने की बात करें और ज़्यादा इंसेंटिव्स देने की बात करें, कंफर्ट देने की बात करें, तो वो और एक पर्सनल टच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है, मुख्यमंत्री के दौरान भी रहा और अब प्रधानमंत्री के दौरान पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है। जो पर्सनल टच उनका रहता है वो साफ तौर पर इन बिजनेसेस को और ज़्यादा मजबूती से यहाँ काम करने में मदद करता है। और इसलिए भी मेघना, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बाकी नेता भी इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि जो गुजरात का जो विकास मॉडल है वो वाकई देश के लिए एक अनुकरणीय, सराहनीय मॉडल है और तमाम राज्यों को भी इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को अहमदाबाद से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहला, और यहाँ पर असीम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।
2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज और हमारा ये विशेष कार्यक्रम सेवा और समर्पण के 21 साल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आज है और इस खास मौके पर देखते हैं PM मोदी के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज बात उस व्यक्तित्व की होगी जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की कहानी है। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से सबके विकास का नारा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है।
सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से राजनीतिक रिश्ते के साथ ही एक भावनात्मक लगाव भी स्थापित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी ज़िंदगी तो एक मजदूर की ज़िंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ। जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। साल 2014 के चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। नतीजों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित किया, बल्कि इसके चलते 3 दशकों बाद केंद्र में पहली बार किसी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और वो भी गैर कांग्रेसी। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री की ये सारी बातें, लेकिन सहला आज का दिन एक और मायने में बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है वो नामीबिया से 8 चीते अब भारत की ज़मीन पर लैंड कर चुके हैं, विमान लैंड कर चुका है। और कुछ जानकारी आप दीजिए इसके बारे में। बिल्कुल, ये विमान लैंड कर चुका है और उसी विमान में असीम हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, जो तपस भट्टाचार्य, और उन्होंने वहां पर चीतों की स्थिति का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। नामीबिया से आए हमारे दोस्त चीताओं को सलाम करो। जी हाँ, ये चीता जो 8 चीता हम लेके आए हैं नामीबिया से, वो भारत में आ चुके हैं। हम इस वक्त ग्वालियर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं इस बोइंग 747-400 की स्पेशल फ्लाइट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्लेट लगे हुए हैं, इनमें चीता है। और जैसे मैंने वादा किया था कि पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, तो ये इस वक्त की जानकारी है। बड़ी खबर है कि ये 8 चीता भारत में आ चुके हैं। अब यहाँ से इन क्रेट्स में इनको एक चॉपर में लेके पूनो पालपुर नेशनल पार्क में लेके जाया जाएगा, जहाँ पे 1 महीने का उनका क्वारंटाइन रहेगा और उसके बाद इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाएगा। दूसरी अहम बात है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। और आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीताओं को देश को समर्पण करेंगे। एक तरह से वाइल्ड में इनको लेके आया जाएगा। तो 7 दशक बाद देश में एक बार फिर चीता दौड़ेगा। क्या पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, ऑन बोर्ड 747 बोइंग ग्वालियर से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे, तापस भट्टाचार्य की। जो 8 चीते हैं वो भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में जाएंगे और उन 8 चीतों को फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। उन्हें पुनर्वासित करने का कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आयोजित किया जाएगा। लेकिन फिर से लौटते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है और वाराणसी के सांसद के तौर पर पीएम मोदी ने यहाँ के विकास का भी पूरा ध्यान रखा है। मंडवाडीह फ्लाईओवर हो या फिर कन्वेंशन सेंटर सहित कई सौगातें यहाँ के लोगों को मिल चुकी हैं। ऊर्जा गंगा पीएनजी परियोजना की बात हो, रिंग रोड फेज 1,
बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, IPDS कबीर चौरा के पास हेरिटेज वॉक सहित कई काम पूरे हो चुके हैं। इनके अलावा IWT मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर, इंटर मॉडल स्टेशन, ग्रामों और मजरों का विद्युतीकरण, वाराणसी जल संपूर्ति योजना, चौका घाट, लहरतारा फ्लाईओवर, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में 50 बेड का महिला चिकित्सालय भवन, बाबतपुर बलुआ ब्रिज मार्ग का चौड़ीकरण, 140 MLD STP दीनापुर, गोइठाहा और रमना का क्षमता विस्तार जैसी कई सारी अहम परियोजनाएं भी नए विकास की गाथा गढ़ रही हैं। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के लिए सबसे बड़ी सौगात रही है। इसके फलस्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में कॉरिडोर बनकर खड़ा है। यही नहीं, वाराणसी में सिटी कमांड के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट तक, अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर कार्गो सेंटर तक किसी मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट देता है, तो वहीं साफ सुथरे बनारस के चकाचक घाट, उन पर लगे हेरिटेज लाइट्स, गलियों और चौराहों की साफ सफाई, दीवारों की पेंटिंग और काशी में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भवनों का कायाकल्प बनारस की जरूरत और उसके शोहरत दोनों को ही पूरा करता है। तो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे किस तरह से सारी चीजें वाराणसी काशी की बदली हैं। वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग इस कायाकल्प पर क्या कुछ अपने विचार रखते हैं, आइए वो सुनाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से काशी के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके पश्चात काशी लगातार विकास के पथ पे अग्रसर है। किसी भी फील्ड की बात कर लें, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, सभी सेक्टरों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पहले तो इधर आने का मन ही नहीं करता था, मतलब ये जो कंडीशन थी इस घाट की, लेकिन जब मोदी जी ने इसका विस्तार किया तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई और फिर अब तो ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आज दिल्ली NCR के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। 31 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार नोएडा पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने 27 मई 2018 में इसके पहले चरण का शुभारंभ किया था। बेहद कम समय में तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 5,000 करोड़ की लागत लगी। इससे अब दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट और दिल्ली से गाजियाबाद तक की दूरी 25 मिनट में पूरी हो जाती है। 85 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के 4 चरणों में 90 अंडरपास, 38 पुल, फ्लाईओवर और ROB, 8 FOB, 4,874 लाइट्स लगाने के साथ ही 197 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यही नहीं, 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सोलर सिस्टम से चलने वाली लाइटें लगी हुई हैं। इससे ऊर्जा की बचत की जा रही है। और इसलिए भी सलाम जानते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेसवे इतने सारे बन गए हैं बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे के स्टेट के तौर पर भी जाना जाने लगा है। और इस सब के बीच सरयू नगर परियोजना से आज यूपी के बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जिले की 14 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। 318 किलोमीटर लंबी परियोजना की लागत 9,802 करोड़ रुपए है। 30 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। साल 2015 में पीएम मोदी की ओर से देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए योजना बनी तो उसमें सरयू नहर परियोजना को भी शामिल किया गया। सरयू नहर परियोजना यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को बलरामपुर के हसुआ डोल से शुभारंभ कर राष्ट्र को समर्पित किया था। सरयू नहर परियोजना के लिए घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदी को आपस में जोड़ा गया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया था। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इससे अब चित्रकूट से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय हो जाती है। इससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार के लाभ पहुंच रहे हैं और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो रहा है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत लगी है। आरामदायक और आसान यात्रा के लिए कुल 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपास, 14 बड़े ब्रिज, 286 छोटे ब्रिज और 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 6 लेन तक बढ़ाए जाने की संभावना है। आम लोगों को इस एक्सप्रेसवे से बहुत बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोग खुद इस विकास के पथ की महिमा को बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बुंदेलखंड के पर्यटन उद्योग, बुंदेलखंड के कृषि उद्योग, बुंदेलखंड के युवाओं के जो पलायन होता है लगातार, उस पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। ये विकास का द्वार खुला है। निश्चित तौर पर आगे इससे बहुत अधिक और विकास होने वाला है। बहुत सारे रोजगार के यहाँ पर होने वाले हैं, रोजगार के द्वार खुले हैं। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। चित्रकूट एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लिए और हमारे चित्रकूट के लिए वरदान है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी बिल्कुल भगवान की तरह हमारे इस बुंदेलखंड के लिए आज साबित हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम आएंगे। पर्यटन विकास की दिशा में भी ये मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले रामेंद्र के पास चलेंगे, जो कि वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं। रामेंद्र, गुड मॉर्निंग और आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। रामेंद्र, कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और पता उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि देखिए हमें वो यूपी के नहीं थे, वो किसी दूसरे स्टेट के थे, और उन्होंने कहा कि देखिए कभी कभी जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि काश प्रधानमंत्री हमारे किसी संसदीय क्षेत्र से पीएम होते, सांसद होते, तो सोचिए कितना डेवलपमेंट होता। तो हमने कहा कि देखिए वो भले ही वाराणसी से सांसद हो और वहाँ के लिए बहुत विकास का काम कर रहे हों, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में ही विकास की बयार बह रही है। हमने अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ, चूँकि आप तो खुद ही यूपी के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहना है, आपका मंतव्य क्या है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, अगर 8 साल की उसकी परिकल्पना देखिए तो उत्तर प्रदेश पूरा बदल गया है। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण हिस्से थे, एक पूर्वांचल, एक बुंदेलखंड, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। पूर्वांचल रोड से कनेक्ट हुआ, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। बुंदेलखंड जहाँ पलायन हो जाता था, आप देखिए जो सूखा जब पड़ा था तो इस तरीके से पलायन हुआ था, लोग सूखी रोटी खाने के लिए व्यवस्था, घरों में ताला लगा दिया था। और पूरा उत्तर प्रदेश का जो 2 हिस्सा है, बड़ी आबादी है जो पलायन करती थी, मुंबई, कलकत्ता, कई अन्य शहरों में रहती थी, वो वापस आ रही है। एक्सप्रेसवे बना है, छोटे छोटे उद्योग लगे हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। चूंकि उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और काशी को सांसद है, और काशी के लोग उनको राजनीतिक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये साधक हैं और ये साधना कर रहे हैं, कैसे लोगों के जीवन बदले, कैसे जीवन का स्तर सुधरे, इस पर काम कर रहे हैं। पूर्व संध्या से ही तमाम कार्यक्रम थे। हालांकि कहा गया था कि केवल लोक सेवा का ही कार्यक्रम किया जाए, लेकिन उसके अलावा भी कई कार्यक्रम हुए। जैसे हनुमान जी के मंदिर को पूर्व संध्या पर सजाया गया, 51 किलो का प्रसाद वितरित किया गया, कई जगह रामायण हो रही है, कई जगह हवन पूजन हो रहा है, उनका 72 किलो का केक काटा गया लड्डू बना के। तो इस तरह लोग अपनी अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। हम जहां खड़े हैं, यहाँ थोड़ी देर में डोनेशन कैंप शुरू होगा। हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी हैं। ये बताइए कि अगर काशी को देखा जाए तो कैसे बदला है और कितना काशी बदल गया है? काशी काफ़ी हद तक बदल गया है। हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सांसद, हमारे प्रतिनिधि, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने तो काशी का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। जिस काशी में किसी ज़माने में लोग आना पसंद करते थे क्योंकि यह धार्मिक नगरी थी, लेकिन आ करके बड़ा ही मतलब अपने आप को वो देखते थे, इसकी स्वरूप को
यहाँ की गंदगी को, यहाँ की चीज़ों को देख करके लोग बड़ा विचलित हो जाते थे। लेकिन इस समय जो प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वरूप बदला, उसे देख करके काशी अब आने पर लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ अब काफ़ी तरह की सुविधाएं बढ़ गई हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, साफ़ सुथरी हैं, लोगों को सुविधाजनक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जा रही है, होटलों का वो हुआ है, बड़ा जाल बिछा है, लोगों को आने जाने की सुविधाएं बढ़ी हैं, यहाँ से अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में जाने के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें बढ़ी हैं अगर देखा जाए असीम। और काशी हमने कवर किया, 2008 में भी हमने कवर किया है और इस समय भी कवर कर रहे हैं। काशी पूरी बदल गई है, वो गलियां, वो जिन रास्तों से गुजरते थे लोग, जहां गंदगी होती थी, पूरी साफ सफाई। अगर कॉरिडोर आप देखते हैं तो लगेगा आपकी किसी दूसरी नगरी। अगर जिन लोगों से हमने बात की है, पर्यटकों से, उन्होंने सल्यूट किया है। एक महिला थी, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने बताया कि गलियों से होते हुए जाना पड़ता, बड़ी गंदगी रहती है, लेकिन हम जब हमने देखा कॉरिडोर बन गया तो हम अपने पिताजी को भी लेकर आए और हम स्वयं आए और क्रूज से यात्रा कर रहे हैं। तो ये बदली हुई काशी का स्वरूप है, बदले हुए उत्तर प्रदेश का स्वरूप है शैला जी, जो अब दिख रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। किस तरह से विकास के पथ पे अग्रसर है काशी, वो हमें नजर आ रहा है। हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि आप एक रक्तदान शिविर के आगे खड़े हैं। रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के भी जीवन को बचाने के लिए। हमारे साथ और भी तमाम रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, धीरज भी हैं हमारे साथ, विकास भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपसे रक्तदान के बारे में बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ में ये रक्तदान शिविर के आप बाहर खड़े हुए हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि रक्तदान किसी के जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान का जो एक मेगा अभियान चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं, इस बड़े कदम को? ठीक है, अभी हमारी डॉक्टर हो गया, आप सुनते सुनते, ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन बचाने का काम है, और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जीवन बचाने के लिए है, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लोगों का जीवन बचे, इसके लिए काम करें। वाराणसी में भी 3 जगह डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है। हम IMA में खड़े हैं और इसके अलावा BHU में चलाया जा रहा है। एक श्रमिक अस्पताल है जिसका प्रधानमंत्री ने खुद लोकार्पण किया था, वहाँ भी चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, क्या लगता है कितने लोग रक्तदान करेंगे और इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्म दिवस है। इसको हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज रक्तदान का महा कैंप लग रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रांगण में जो है करीब 300 से 400 लोग आज रक्तदान करेंगे। बड़ी संख्या में रक्तदान होगी। इसी तरह चूंकि आज अलग अलग जगहों पर रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, 2 बड़े और सेंटर हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ESI हॉस्पिटल, वहाँ भी रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा। तो कुल मिला जुला करके हमको लगता है काशी में करीब 3000 से 4000 लोग रक्तदान करेंगे। सर, एक बात और है कि जो इस बार जो रक्तदान करेगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो ये पूरे देश में सर्टिफिकेट मान्य होगा, कहीं से भी वो तो अपना डोनेट किया हुआ ब्लड ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है और काशी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ और उनके जो बने रही सत्ता है उसमें रमी। हमारे 2 सहयोगी और भी उनके पास भी जाना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुख करेंगे सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह लगातार बने हुए आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विकास, इस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। और मैं जो यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, उनके एक वाक्य के साथ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है और उन्होंने अपने बधाई में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के महान शिल्पकार हैं। आपकी टिप्पणी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया गया है और पूरे देश में काम किया गया है, हमने देखा खासतौर से उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर में जिस तरीके से विकास किया गया, अयोध्या बदल गई, काशी बदल गई, मथुरा बदल रही है, धार्मिक पर्यटन कह लें, सांस्कृतिक पर्यटन कह लें। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश को बदला हुआ
सकते हैं यहाँ पर। खासतौर से उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें सभी लोग मिलकर, सबसे बड़ी बात यह है कि 14 के बाद से देश की कार्य संस्कृति बदल गई है। यहाँ पर सोच बदल गई है। यहाँ पर अब कार्य सिर्फ कहे नहीं जाते हैं, अब कार्य पूरे किए जाते हैं। जो योजना बनाई जाती है, जिनका शिलान्यास किया जाता है, उनका उद्घाटन भी किया जाता है। यहाँ पर गरीबों को अब उनके जो कुछ योजनाएं मिलती हैं, उनको पूरी योजनाएं मिलती हैं। एक समय कहा जाता था कि केंद्र से चला हुआ पैसा लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 1 पैसा 10 पैसा बन जाता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा अब सीधे उनके खाते में आता है। उनके बारे में सोचा जाता है। अंत्योदय की बात अब बात उसकी होती है, योजना उसके लिए बनती है जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। तो ये एक यहाँ पे सोच बदली है, कार्य संस्कृति बदली है और आम लोग इस बारे में काफी ज्यादा सोचने लगे हैं और अपने कर्तव्यों की बात करने लगे हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की बात कही, स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बनता हुआ हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, हर गलियों में देखा है। अब ये समय आ गया है कि लोग कहीं ना कहीं खुद तो गंदगी नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा अगर कोई करने का प्रयास करता है तो उसको टोकने की भी बात करते हैं और साथ साथ अपने कर्तव्यों की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया है, ये एक सबसे बड़ी बात है असीम, और हम देख रहे हैं ये कार्य संस्कृति लोगों में बदलाव आ रहा है। खासतौर से आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो तमाम लोग उनको बधाई देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आज के दिन खासतौर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जीवन में सेवा समर्पण ही सबसे बड़ी चीज रही, वैसा हमने देखा कोरोना काल से लेकर अब तक खासतौर से लोग निकल के आए, लोगों ने एक दूसरे की मदद की। हमने देखा कि एक गरीब आदमी के लिए किस तरीके से काम किया गया, उनको निःशुल्क राशन बांटा गया, एक लंबे समय तक गरीबों की गृहस्थी किस तरीके से ठीक हो गई, सुधर गई और आम लोगों की जिंदगी बदल गई है खास तौर से। और उनकी जीविका के लिए, उनके जीवन के लिए जिस तरीके से काम किया गया हमने उत्तर प्रदेश में देखा। और खास तौर से जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, सभी चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आई हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश से, पूरी दुनिया से जुड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होती है, यहाँ पर अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक पहचान पिछड़े हुए बीमारू राज्यों में होती थी, अब यहाँ पर देश विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, जहाँ पर पूर्वांचल की पहचान यहाँ के राजनीतिक दलों ने एक पिछड़े क्षेत्र की बना दी थी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद से अब लोग वहां पर जो निवेशक आ रहे हैं, देश के हो या बाहर से भी आ रहे हैं यहाँ पे निवेशक, वो वहां पर इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पर कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, यहाँ पर औद्योगिक नीति में बदलाव आया है, लोगों के लिए काम करने के लिए बदलाव आया है। लोगों की हम खासतौर से विकास गरीब कल्याण योजना भी जिस तरह से गांव-गांव तक पहुंच रही है, गरीब लोगों तक पहुंच रही है और उससे जिस तरह से गरीबों को लाभ मिल रहा है वो जो है प्रशंसा का पात्र है। हमारे साथ हापुड़ से धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अपील करते हैं लोगों से, उसका लोगों पर एक सीधा असर होता है। लोग उसे अपने कहना चाहिए कि हृदय से जोड़ लेते हैं और उसको एक जन आंदोलन जैसा बना देते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अमृत सरोवर बनाने की अपील की थी, जल संरक्षण की अपील की और उसका हमने देखा किस तरह से सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे। आप जल संरक्षण से जुड़ी खबरें कवर करते रहे हैं। जल सरोवर लेकर, अमृत सरोवर लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, उसे आप जमीन पर किस तरह से उतरता हुआ देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। प्रधानमंत्री ने जब एक अपील की जनता के साथ की, हमें जल को बचाना है, जल का संरक्षण करना है और जल से समृद्ध इस देश को बनाना है। हम जानते हैं कि तालाब जो होता है, तालाब हमारे समृद्धि की निशानी होती है। अगर हम किसी गांव की बात करें, किसी शहर की बात करें, तो और जो हमारा जो समाज, जो हमारा जो संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है, तालाबों के किनारे हुआ है। इसका कारण ये रहा है कि तालाब से जो पानी, तालाब से पानी के स्रोत बने हैं, वहाँ से सिंचाई होता रहा है, वहाँ जो पालतू पशुओं को पानी पिलाने का काम होता है। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि तालाब पे अतिक्रमण होता गया, तालाब सूखते चले गए। जहाँ तालाब थे वहाँ कंक्रीट और बड़े बड़े वन और बड़े बड़े जो महल है वो खड़े हो गए और इसका परिणाम ये हुआ, पिछले 2-4 साल 5 साल पहले के रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे देश के 256 जिले डार्क जोन में चले गए। जो जहाँ पानी की जहाँ पानी से गांव लबालब भरा होता था, तालाब लबालब भरा होता था, वहाँ पानी का संकट आ गया।
इसके बाद एक स्थिति शुरू होती है कि प्रधानमंत्री आम जनता से अपील करते हैं कि कैसे पानी को बचाया जाए। उन्होंने कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की। 2019 में उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और मकसद यही था कि कैसे पानी को बचाया जाए, पानी से समृद्ध इस देश को बनाया जाए। और उसके बाद अगर आपने जिक्र किया तालाबों का, तो आप देख सकते हैं कि ये हसनपुर लोढ़ा, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन की मदद से कैसे एक सुंदर तालाब का निर्माण किया गया है। और ये तालाब ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो गांव है हसनपुर लोढ़ा का जो ग्राम पंचायत है, वो टूरिज्म के लिहाज से भी ऐसा लगता है कि यहाँ लोग आने लगे हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। और इस तरीके से इसको सुंदर बनाया गया है और इसका सकारात्मक परिणाम ये आया है कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर इस गांव का बना है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री ने आम जनता से इस बात की अपील की थी कि आप अपने यहाँ के तालाबों का संरक्षण करें। और जबकि ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तो हर जिले में कम से कम 75 तालाब का निर्माण हो, 75 अमृत सरोवर का, जिन्होंने उसे अमृत सरोवर का नाम दिया, तालाब का निर्माण हो। और तालाब से जो गांव में समृद्धि के साथ जो टूरिज्म विकसित हो, जो पानी की समस्या है, जिसकी जो कहानी हम पिछले कई सालों से कहते आए हैं कि महिलाओं का एक जीवन दूर दूर तक पानी जुटाने में जाता था, पानी को एकत्रित करने में जाता था, तो उनका जीवन समृद्ध हो। महिलाएं केवल पानी जुटाने तक ही उनका काम ना हो, बल्कि उनका काम अपना दूसरा कार्य करने में हो, अपने बच्चों की पढ़ाई में हो और देश की समृद्धि में हो। और जहां तक इस तालाब की बात करें, देखिए अभी हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान और स्थानीय जो खंड विकास पदाधिकारी वो भी मौजूद है। इस बात को अच्छे समझ सकते हैं, हमारे पास और भी सहयोगियों के पास जाना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का। रामेंद्र आपका वाराणसी से बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विकास लखनऊ से, और धीरज आपका हापुड़ से। आप तीनों ही सहयोगियों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना इनपुट हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहला, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे इसी मुद्दे पर और ज़्यादा कि किस तरह से सेवा और समर्पण के ये 21 साल रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।